गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल था भारत में, जो अंग्रेज़ों का गवर्नर जनरल बनकर आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके न्यायिक सुधारों की बात कर रहे थे। और इसमें अब तक जो मैंने आपको बातें बताई थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले जो न्यायिक कार्य हुआ करते थे, जुडिशल फंक्शंस जो होते थे, वो लोकल ज़मींदारों के हाथ में हुआ करते थे और वो बहुत भ्रष्ट होते थे, मनमाने ढंग से न्याय किया करते थे, निष्पक्ष न्याय नहीं होता था। तो इसमें सुधार करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने जगह जगह पर न्यायालयों की स्थापना की। जैसे आप जानते हैं कि ज़िले में जो है और लोकल लेवल पे अलग अलग प्रकार के न्यायालय होते थे, जैसे सदर दीवानी अदालत या दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत, और फिर अपीलेट जो कोर्ट होता था वो सदर दीवानी अदालत, सदर निज़ामत अदालत होती थी। और फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता में 1774 में। और फिर मैंने आपको बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि वो जानता है कि जिन लोगों पर हम राज कर रहे हैं उनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि हिंदुओं के जो न्याय के नियम हैं वो मुसलमानों के न्याय के नियम से मुख्तलिफ हैं, अलग हैं। तो इसलिए उसने क्या किया कि प्राचीन कानूनों को, खासकर हिंदू कानूनों को, उसने संकलित करवाने का प्रयास किया, कानूनों का संग्रह करने का। और जल्दी ही जो अभियोगों का जो निर्णय होता था वो अपराधी के धर्म के कानून के आधार पर किया जाने लगा। जैसा जिसका धर्म है वैसे ही उसके जो कानून लागू होते हैं, या उसके धर्म में जो कानून दे रखे हैं किसी अपराध के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए या क्या जो इसका हश्र होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसने संग्रह करवानी शुरू कर दी। और सभी न्यायाधीशों को उसने ये आदेश दिया कि सारी जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं अदालत की, उसका ब्यौरा रखें और उसकी एक कॉपी सदर दीवानी और सदर निज़ामत अदालत में जो है जमा करवाई जाए। ठीक है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद जो उसने बहुत महत्वपूर्ण जो कदम उठाया वो ये था कि उसने न्याय प्रणाली को निष्पक्ष बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, उसने जजों के वेतन निश्चित कर दिए। यानी अगला पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि न्यायाधीशों के वेतन सुनिश्चित करना। उसने क्या किया, उसे लगता था कि जज या न्यायाधीश निष्पक्ष न्याय नहीं करते क्योंकि उनको जो है वेतन ठीक नहीं दिए जाते थे, उचित वेतन नहीं दिए जाते थे। इसके लिए उसने क्या किया कि भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए उसने सभी न्यायाधीशों के उचित वेतन निश्चित कर दिए। और इसके साथ ही उसने न्यायाधीशों द्वारा भेंट और उपहार लेने पर भी रोक लगा दी। ठीक है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे क्या करते थे कि न्यायाधीश होते थे, ये रुपए पैसे लेकर, लोगों से पैसे लेकर ये अपना फैसला बदल दिया करते थे उस व्यक्ति के पक्ष में जिसके जिससे वो जिसकी मतलब जिसका कोई जिसने कोई अपराध किया है या जो किसी केस में फंस रहा है, तो उससे पैसे लेकर जो है उसको मुक्त कर दिया करते थे, या भेंट उपहार लेकर। तो ये उपहारों पर, भेंटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, और न्यायालयों के द्वारा जुर्माना लगाना भी बंद कर दिया गया। सभी मुकदमों के लिए कुछ सीमा अवधि निश्चित कर दी गई ताकि इसमें अनुचित विलंब ना हो। यानी किस प्रकार का मुकदमा है, इसको कितना समय लगना चाहिए, वो जो है उसकी सीमा अवधि यानी कितना समय उसका निर्णय आने में लगना चाहिए वो निश्चित कर दिया। तो ये सुधार किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधारों में, न्यायिक सुधारों में, वो ये है कि उसने कानून संबंधी ग्रंथों को तैयार करवाया। लॉ कोड्स उसने तैयार करवाए। देखिए, पहले जो कानून था वो लिपिबद्ध नहीं था। कानून जैसे हिंदुओं में मौखिक रूप से याद होता था, मुसलमानों में भी मौखिक रूप से याद होता था। तो 1776 में वॉरेन हेस्टिंग्स के आदेश पर संस्कृत के कानून संबंधी ग्रंथ का अनुवाद, कोड ऑफ जेंटू लॉ, तैयार किया गया। यानी संस्कृत में जो कानून संबंधी जो पुस्तक होती थी या जो ग्रंथ होता था,
उसका अनुवाद उसका अनुवाद का नाम था अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। ठीक है। इसी प्रकार विलियम जोन्स और H.T. कोलब्रुक ने डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ तैयार किया। डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, ये पुस्तक का नाम है जिसमें कानून के बारे में जानकारी दी गई थी। ठीक है, हिंदू कानून के बारे में। तो देखिए, वारन हेस्टिंग्स के जो सुधार थे वो बहुत पक्षों से महत्वपूर्ण साबित हुए, और हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक जो न्याय प्रणाली आज जो न्याय प्रणाली हम देखते हैं, अदालत होती हैं और किस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होता है, तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट थी ये सारी हमें वारन हेस्टिंग्स के सुधारों में देखने को मिलती है। तो वारन हेस्टिंग्स द्वारा ये न्याय के क्षेत्र में पहला सुधार का कार्य था, और ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय था। इसके बाद जो गवर्नर जनरल आए, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस है या कुछ और गवर्नर जनरल आए, उन्होंने अपने और प्रयास करके और इस न्याय व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन कर दिया और बेहतर उसको बना दिया। अच्छा, इसके बाद जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो है लॉर्ड वेल्जली की नीतियां या लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि। अब देखिए, वारन हेस्टिंग्स का मैंने आपको काल बताया था कि 1772 से 1785 तक था। उसके बाद एक और भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया, 1785 से 86 तक रहा, जॉन मैकफर्सन। लेकिन वो जो आपको नहीं पढ़ना, ये तो मैं वैसे कंटिन्यूटी के लिए आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जॉन मैकफर्सन के बाद जो गवर्नर जनरल आया था उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, शायद आपने नाम सुना हो। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी सुधार किए, उसने न्याय संबंधी सुधार भी किए, उसने राजस्व संबंधी सुधार, बहुत सारे सुधारों के नाम उसमें आते हैं। और बंगाल में उसने स्थायी बंदोबस्त भी लागू किया, शायद आपने कभी पहले पढ़ा हो, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद सीधा हम आते हैं लॉर्ड वेल्जली पर, जो कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक है। लॉर्ड वेल्जली ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद, मतलब कॉर्नवालिस ने 1793 से लेकर 1786 से लेकर 1793 तक वो भारत का गवर्नर जनरल बन के रहा। उसके बाद फिर एक और लॉर्ड आया, और फिर जो है लॉर्ड वेल्जली का जो शासनकाल था उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप देखिए कि लॉर्ड वेल्जली जो है ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा फ्रॉम 1798 टू 1805, यानी 1798 से लेकर और 1805 तक वो भारत का गवर्नर जनरल बनकर रहा। तो उसका जो आगमन था वो भारत का उस समय, मतलब भारत का जो राजनीतिक चित्र था उस समय, वो संघर्ष के रंगों से भरा पड़ा था। कंपनी के सामने बहुत सी उलझनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे, लेकिन लॉर्ड वेल्जली ने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के आधार पर उन उलझनों को समाप्त किया और भारत में अंग्रेज़ों की स्थिति को बहुत सुदृढ़ बना लिया। उसने निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम होता था, मराठे, महाराष्ट्र के मराठे, टीपू सुल्तान मैसूर का, और बहुत से अन्य भारतीय शासकों का जो अभिमान होता था या जो गर्व होता था वो तोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात, उसने फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त कर दिया। देखिए, उसके गवर्नर जनरल बनने से पहले अंग्रेज जो शक्ति थी वो भारत में जो यूरोपीय शक्तियां थी उनमें से एक थी। लेकिन जब वो गवर्नर जनरल बनकर गया, मतलब गवर्नर जनरल का अपना टर्म पूरा करके गया, तो उस समय मतलब उसके प्रस्थान के समय अंग्रेज भारत की सर्वोच्च शक्ति बन चुके थे। इतना बड़ा उसका योगदान था। और उसकी नीति क्या थी? उसकी नीति थी अग्रगामी नीति, फॉरवर्ड पॉलिसी। और वो जो कंपनी की जो अब तक नीति अपनाती आ रही थी उसके बिल्कुल विपरीत थी। अब देखिए, कंपनी का ये सौभाग्य था कि उस समय भारत के केवल कुछ राज्य ही शक्तिशाली थे, वरना ज़्यादातर जो राज्य थे
वो पतन की ओर अग्रसर थे उस समय, जब लॉर्ड वेल्लेस्ली की भारत में एंट्री हुई। ये बात हम कर रहे हैं 18वीं सदी के लगभग अंत की। तो छोटे छोटे राज्य थे उस समय, और बड़े बड़े राज्य, कुछ ही शक्तिशाली राज्य थे। और ये जो शक्तिशाली राज्य थे ये भी आपसी फूट और द्वेष का शिकार थे। तो लॉर्ड वेल्लेस्ली जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसने स्थिति को बहुत अच्छी तरह से परखा, और वो इस परिणाम पर पहुंचा कि ज़्यादा समय तक अगर 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 तटस्थता की नीति अपनाई जाए, तटस्थता मतलब तट करना, मतलब किनारा करना, मतलब अगर अहस्तक्षेप की नीति अपनाई तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकती है आगे आने वाले समय में। और उसने ये भी अनुभव किया कि यहाँ पर अभी तक भारत में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कि छोटी छोटी शक्तियों पर अपना नियंत्रण रख सके। तो इसलिए उसने कंपनी को सर्वोच्च शक्ति बनाने का निश्चय कर लिया कि अब तक यहाँ भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत में जितनी भी यूरोपीय हैं, उनमें किसी में इतना दमखम नहीं है कि वो भारत को संगठित कर सके, उनके साम्राज्य की स्थापना कर सके। तो इसके लिए उसने, मतलब उसका पक्ष ये था कि हमें दूर नहीं रहना, हमें तटस्थ नहीं रहना, हमें एक एक्शन लेना होगा और भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना होगा। भारतीय राज्य मतलब अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना होगा। ठीक है, सीधा सा उसका ये फॉर्मूला था। तो इसके लिए उसने अलग अलग ढंग अपनाए। अब किस प्रकार से उसको अधीन करे, भारत को कैसे अधीन करे, तो जो उसने ढंग अपनाए उससे वो भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता काफ़ी सीमा तक स्थापित करने में सफल रहा। तो उसके द्वारा जो अपनाई गई सबसे महत्वपूर्ण नीति थी, उसका नाम था सहायक संधि, द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। ये अक्सर कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक संधि की जो नीति है, या लॉर्ड वेल्लेस्ली सब्सिडरी अलायंस की जो नीति है वो किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी, या इसका संबंध किस गवर्नर जनरल से है, तो इसका उत्तर है लॉर्ड वेल्लेस्ली। 1798 से 1805 तक जो भारत का गवर्नर रहा था। अब ये सहायक संधि नीति क्या थी, इसके क्या विशेषताएं थी, इसके क्या गुण दोष थे, ये फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।